इसके पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 वीडियोज़ बनाए थे, एक फ्री रेडिकल से आधारित था और दूसरा कार्बोकैटायंस पर। तो आइए हमने कार्बोकैटायन के लगभग 6-7 रूल पढ़े थे। उन रूलों को थोड़ा सा बढ़िया से देखते हैं एक एक करके कि वो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या रिएक्शंस में कैसे इन्वॉल्व होते हैं वो रूल। आइए देखते हैं उन्हीं एप्लीकेशन को फर्दर बारी बारी करके बढ़ाते हैं आगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोकैटायंस, तो अगर कहीं पे हम मैकेनिज्म बताएंगे भी, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये आपकी एल्कीन है। एल्कीन मीन्स प्रोपीन है। अगर इसकी रिएक्शन HCl से हो, किससे हो? HCl से, HBr से या किसी से भी हो एल्कीन की रिएक्शन, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक स्टार बना के लिखिएगा बहुत बढ़िया से कि जो एल्कीन होती हैं एंड एल्काइंस एंड एल्कीन्स, एल्कीन एंड एल्काइंस आर जनरली gives addition reaction। मीन्स जो एल्कीन और एल्काइन है, जिसमें डबल बॉन्ड हो उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसे एल्काइन कहते हैं। ये जनरली क्या लगभग मान लीजिए हमेशा एडिशन रिएक्शन ही देती हैं, हमेशा एडिशन रिएक्शन। यानी इसमें किसी का रिएक्शन होगा तो इसमें जिस चीज़ से रिएक्शन होगा उसका एडिशन होगा, वो जुड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद कर लीजिए आप तो एल्कीन और एल्काइन से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस है वो आपको समझ में आ जाएंगी। एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर जनरली गिव्स एडिशन रिएक्शंस। आइए ये आप लिख लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कक्षा 10 में के 10th में भी आपको पढ़ाया जाता है कि एल्कीन और एल्काइन हमेशा लगभग एडिशन रिएक्शन देती हैं। अब इसका एडिशन होगा, तो इसका एडिशन होगा तो यहाँ से हम बना रहे हैं CH3 CHCl CH3, ये आपका बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा इसको आइए देखते हैं हम लोग। इस चीज़ को बताने के लिए एक नियम है जिसे हम कहते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक्स ऑफ रूल, मार्कोनिक रूल है ना, मार्कोनिक ऑफ या काफ कुछ भी पढ़ो, रूल या नियम। ये कहता है कि अगर आपकी जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिक हो, ये एल्कीन क्या हो आपकी? अनसिमेट्रिक हो। अनसिमेट्रिक का मतलब होता है कि जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। यानी इस डबल बॉन्ड के जितने एटम्स या ग्रुप्स इधर हैं उतने ही इधर हैं, ये सिमेट्रिक हो गया। अगर ऐसे ही हम लोग ये करें तो ये भी आप देख रहे हो सिमेट्रिक है, ये भी क्या है? सिमेट्रिक। इस डबल बॉन्ड के जितने समूह या ग्रुप इधर हैं उतने इधर हैं। अगर ऐसे हम कहें CH3 डबल बॉन्ड CH3, तो ये क्या है? नॉन सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है। यानी इसके इस डबल बॉन्ड के लेफ्ट एंड राइट साइड में ग्रुप्स जो है सेम नहीं है, लेफ्ट राइट साइड में ग्रुप्स सेम नहीं है। अतः यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर और एक एग्जांपल दे लेते हैं, CH3 C, यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये भी आप देख रहे हो, ये भी कैसा है आपका? कैसा है? सिमेट्रिक है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ Cl इधर भी और उसके बाद CH3। तो जहाँ पे सिमेट्रिक हो वहाँ पे एल्कीन में एडिशन कैसे होगा? अब आप समझ जाएंगे कि एल्कीन में हम एडिशन क्यों बोल रहे हैं। एल्कीन एडिशन रिएक्शन ही शो करती है, तो एल्कीन एडिशन रिएक्शन क्यों शो करती है? बिकॉज
ये एक तरह से न्यूक्लियोफाइल होता है, या आगे हम इसको देख लेते हैं अच्छा बाद में। तो पहले ये समझ में आइए कि आपको सिमेट्रिक एसिमेट्रिक समझ में आया। सिमेट्रिक एल्कीन्स मीन्स बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम चीज़ें हों, और यहाँ पे सेम चीज़ें नहीं है, तो एसिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक है। तो जो मार्कोनी का रूल कहता है, मार्कोनी का रूल कहता है कि जनरली क्या, जनरली द एडिशन ऑफ एन symmetrical reagent and unsymmetrical alkenes follows Marconic of rules according to which means जिस रूल के अकॉर्डिंग द नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent is given to that carbon atom which holds lesser number of electrons, lesser number of hydrogen। ये रूल कहता है कि हमें जनरली जो एडिशन रिएक्शन होती है किसकी, रिएजेंट की, जैसे यहाँ पे HCl एक रिएजेंट हो गया, HBr हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, HBr हो गया, है ना, IBr हो गया, ICl हो गया, ये सभी जो रिएजेंट हैं, रिएजेंट माने अभिकर्मक या अभिकारक, ये सभी क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन माने जिसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में सेम चीज़ें उपलब्ध ना हो, वो मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो करती हैं। और मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू विच द निगेटिव पार्ट मीन्स, इसमें निगेटिव पार्ट जैसे HCl में H क्या होगा, प्लस होगा, Cl क्या होगा, माइनस। तो इसमें जो निगेटिव पार्ट है मतलब Cl, उसे किसे देना है, रिएजेंट का निगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम को देना है, इसमें से उस कार्बन एटम को देना है जिसके पास लेसर मतलब सबसे कम या कम से कम हाइड्रोजन बॉन्ड हो, या सबसे कम हाइड्रोजन हो। मतलब ये HCl क्या है, HCl जो है इसमें से Cl निगेटिव है, तो इन दोनों कार्बन के एटम के बीच में इन दोनों का एडिशन होगा। यहाँ पे देखो एडिशन भी किए हैं। तो जो Cl वाला पार्ट है मतलब निगेटिव पार्ट, उसे हमें उस कार्बन को देना है जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। तो कम हाइड्रोजन किसके पास, इसके पास, तो इसको हमने निगेटिव वाला दे दिया, और प्लस वाला इसको दे दिए जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन था। ये हमारा बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग मैकेनिज्म को देखते हैं, ऐसे रटना नहीं है कि ये ऐसे हो गया। आइए मैकेनिज्म देखते हैं, आइए मैकेनिज्म भी देखते हैं इसको, क्यों ऐसे हो रहा है। हवा में थोड़ी हो रही है ऐसी बातें, इसके पीछे कुछ रीजन होगा। तो इसके पहले आइए देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, इसमें क्या होगा। अब देखो ये तो अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि दोनों Br ही हैं। तो दोनों में से चाहे इसको Br दोगे, बात इसको दोगे, बात एक ही है। तो बनेगा क्या, CH3CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो यानी ये मार्कोनी ऑफ रूल को फॉलो नहीं करेगा। अगर ये सिमेट्रिकल है तब भी फॉलो नहीं करेगा, जो जुड़ रहा है वो सिमेट्रिकल अगर है तो फॉलो नहीं करेगा, जिसमें एल्कीन में जुड़ रहा है वो अगर सिमेट्रिकल है तब भी फॉलो नहीं करेगा। आगे देख लीजिए,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसमें हम HBr का एडिशन कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए फिर से क्या होगा। अब देखो ये यहाँ से देखोगे तो CH3 CH इधर भी है, CH3 CH इधर भी है, तो ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में चाहे H इसको दो चाहे इसको दो, बात एक ही है। सिमेट्रिकल में मार्कोनी का रूल जो है ये अप्लाई नहीं होगा। तो CH2 हो जाएगा, ये CHBr हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पे ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में नो मार्कोनी का रूल है ना, मार्कोनी का रूल नहीं लगेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक सिमेट्रिकल हो गया तो मार्कोनी का रूल नहीं लगेगा। और आपको याद भी रखना है कि एल्कीन ऑलवेज शोज एडिशन रिएक्शंस विद रिएजेंट्स। हो गया, चलिए ठीक है, हो गया। अब जिसमें ये देता है उसको देख लेते हैं। ये जैसे ये हो गया, आपको फटाफट इसका आंसर देना है, फटाफट कि क्या बनेगा। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr का एडिशन हुआ, तो आप तुरंत बताइए क्या होगा। H प्लस Br माइनस Br किसको देंगे, जिसके पास हाइड्रोजन कम। निगेटिव वाला उसको देना जिसके पास हाइड्रोजन कम। निगेटिव वाला किसको जाएगा, इसके पास। देखो इन दोनों के पास, इसके पास बिल्कुल हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब इसी को मिलेगा। इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास बिल्कुल नहीं, तो यानी Br इसको मिलेगा निगेटिव वाला। तो ये CH3 C Br सिंगल बॉन्ड, इसको H मिल जाएगा प्लस वाला। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, सीधा फटाफट हो गया। ऐसे जल्दी बताइए। CH3 C डबल बॉन्ड CH3, फटाफट बताइए कि अगर इसको हम लोग HOCl करेंगे तो क्या होगा। HOCl करेंगे तो क्या होगा, तो HOCl हाइड्रोक्लोरस अम्ल है। तो ध्यान रखिए, जो क्लोरीन होता है यहाँ पे प्लस की तरह बिहेव करता है, और जो OH माइनस है वो माइनस की तरह बिहेव करता है। ये हाइड्रोक्लोरस अम्ल है, इसको याद रखिएगा। HOCl, इसमें जो है क्लोरीन जो है पॉजिटिव होता है, OH माइनस जो है निगेटिव होता है। तो अब Cl किसको देंगे आप, ये प्लस है, OH माइनस क्या निगेटिव है। निगेटिव वाला किसको देना है, जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन हो। इन दोनों में से किसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, इसके पास, तो निगेटिव वाला इसी को मिलेगा, यानी इसको मिलेगा OH। तो बन जाएगा CH3 C, इसको मिल जाएगा OH, ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन, और इसको मिल जाएगा Cl, ये सिंगल हो जाएगा, मिल जाएगा CH3। अब इसी की रिएक्शन, अगर इसी की रिएक्शन हम फिर से कराएं, किससे, BrCl से कराएं, तो आप बताइए Br और Cl में कौन प्लस की तरह बिहेव करेगा और कौन माइनस की तरह। तो आप जानते हो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता घटती है, यानी ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, क्लोरीन की ज़्यादा होगी। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव उस पर माइनस, इस पर माइनस आएगा, और इस पर क्या आएगा, प्लस। तो माइनस वाला किसको देना है हमें, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। मार्कोनी का रूल यही कहता है। ये हो जाएगा CH3, इसको दे देंगे हम Cl, इसको दे देंगे Br, और ये हमारा CH3। तो आप फटाफट लिखिएगा ऐसे आंसर, जल्दी जल्दी, एकदम बिना किसी हेजिटेशन के। अगला है, ये हमारा कोई बेंजीन है या कोई एक प्रोडक्ट है, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है। बेंजीन नहीं है हमारा, ये एल्कीन ही है, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में है। यहाँ पे हम HBr का एडिशन कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि H पर क्या होगा, IBr का एडिशन कर रहे हैं। तो I इसमें किस तरह से बिहेव करेगा। I की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। तो इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस। यहाँ पे जैसे सेम वही, तो प्लस वाला किसको देना है, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, और माइनस वाला किसको देना है, जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो हमें यानी Br को यहाँ पे देना है, जो हो जाएगा हमारा ये मेथिल, Me माने मेथिल पहले से था, ये Br हो गया, और यहाँ पे हम I दे देंगे, ये I हो गया, H पहले से था। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये हो गया। फटाफट 1 मिनट में देखना,
तो मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है कि एडिशन ऑफ एल्कीन विद एनी रिएजेंट शोज मार्कोनी-काफ रूल इन विच नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज गिवन टू दैट कार्बन एटम विच हैज या होल्ड्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड या लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो जो कार्बन सबसे कम हाइड्रोजन एटम होल्ड करेगा रखेगा उसी को निगेटिव पार्ट दे देना है। यही एल्कीन का एडिशन होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। हम तो पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो यहाँ से ये क्या आ गया। तो आइए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म कि यह कैसे होता है कि मार्कोनी-काफ रूल ने ऐसा कह दिया। तो जो मैकेनिज्म है, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिखा था CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमारा HCl का एडिशन होना है। तो कैसे होगा, आइए। तो यहाँ पे आपको साथ में कुछ ना कुछ दिया जाएगा CCl4। जैसे किसी मीडियम में हम इसको मिक्स करेंगे ना, किसी मीडियम में मिक्स करेंगे। अब ऐसे थोड़ी इसको मिक्स कर लेंगे। तो CCl4 एक मीडियम है जो एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें ये दोनों रिएक्शंस आपस में हों। ये CCl4 हमने कहा था एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्वेंट है, एक विलायक है। इसी में चीज़ों को हम मिला देते हैं तो आपस में रिएक्शंस आगे प्रोसीड होती हैं, बढ़ती हैं। आइए देखते हैं। तो ये हमारा CH3 हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया। ये हमारा HCl है। तो HCl क्या होगा, HCl आपका टूट जाएगा किसमें, H प्लस में और Cl माइनस में। जब H प्लस टूटेगा टूटेगा H प्लस और Cl माइनस बनाएगा, तो यहाँ पे H प्लस अटैक करेगा। अब H प्लस आपको समझ में आना चाहिए कैसा है, जिसपे प्लस वो क्या इलेक्ट्रोफिलिक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो डबल बॉन्ड वाला है, एक बॉन्ड वाला दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये इस पर अटैक कर देगा। जब ये इस पर अटैक करेगा, अब क्यों इधर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो ये CH3 है, देने वाला समूह, देने वाला ग्रुप है। तो ये देगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH सिंगल बॉन्ड H, इसको मिल गया H, और ये अटैक किया ना, यहाँ पे H आके जुड़ गया और इस पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, इसको प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस पर प्लस आ गया। अब इस पे जो है फर्दर Cl माइनस अटैक कर देगा इस पर, तो CH3 CH2 हाइड्रोजन, ये आपका एडिशन हो गया। ये मैकेनिज्म है इसकी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो अगर कहीं पर एल्कीन होगी डबल बॉन्ड के साथ और इसमें HCl अगर अटैक कर रहा है, तो उसमें से H अटैक करेगा यहाँ पे, यहाँ से जो बनेगा ये सिंगल बॉन्ड, इस पर प्लस आएगा और यहाँ पे H जो है जुड़ जाएगा और प्लस Cl माइनस निकल जाएगा। ये सबसे स्लो स्टेप है, ये वाला सबसे स्लो स्टेप है। फिर इसमें जो Cl का एडिशन होता है वो बहुत फास्ट स्टेप होता है। बहुत ही फास्ट स्टेप होता है। तो ये बन जाएगा, इस पर Cl आ जाएगा और ये CH के साथ, ये एडिशन रिएक्शन है। ये मार्कोनी-काफ रूल का जो मैकेनिज्म है वो है, और यही कार्बोकैटायंस का एप्लीकेशंस भी है। क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन जो है एल्कीन पर, हमने पढ़ा था कार्बोकैटायन एल्कीन पर अटैक करके, ये कार्बोकैटायन हो गया H प्लस है, कार्बोकैटायन इस पर अटैक करके एक नया कार्बोकैटायन बना देगा। तो नया कार्बोकैटायन बना जो उस तरह से Cl के साथ रिएक्ट कर गया। तो इसकी मैकेनिज्म हो गई। आइए इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि एल्कीन में एडिशन कैसे होता है, क्या होता है। आइए देखिए। तो ऐसे लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग
एल्कीन एडिशन। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला है जो अटैकिंग रिएजेंट है वो H प्लस है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। यानी HBr HCl इन सब का अगर एडिशन या लिख लीजिए एडिशन विद HX है ना, यानी HBr HI HCl इन सब के साथ अगर एडिशन हो रहा है तो अटैकिंग रिएजेंट जो है H प्लस होगा, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, यानी वो इलेक्ट्रोफाइल है, नाभिक से नहीं है। अगला एंड नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो अगर आपके एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि एक एल्कीन है उसका HCl से एडिशन हो रहा है तो कोई हैलाइड ही बनेगा। तो जो ये हैलाइड बन रहा है, इस हैलाइड में जो अटैकिंग रिएजेंट है वो बताइए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है या क्या है। तो आप समझ जाएंगे एल्कीन का एडिशन HCl HBr इन सब के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और वो कौन होता है? H प्लस होता है। और ये कौन सी एडिशन रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है? कौन सी एडिशन रिएक्शन है? तो आप ये समझ लीजिए कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, ऐड होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, वो अटैक करता है। तो इसका मतलब पहले जो अटैक करेगा और जो पहले जुड़ेगा उसी को हम लोग उस नाम पे वही रिएक्शन करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करके जुड़ता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है। दूसरा जो मध्य में बीच में बनता है इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। आप देखे थे कि आपका इंटरमीडिएट ये बना था, जो बीच में बने ये वाला, इसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट माने मध्य में बनने वाला, अब क्रियाओं के मध्य में बनने वाला स्पीशीज या आयन, उन्हें हम इंटरमीडिएट कहते हैं। ये बहुत कम समय के लिए बनता है। और ये बना क्या है? ये कार्बोकैटायन है। तो जो इंटरमीडिएट बनता है इसमें वो क्या बनता है? कार्बोकैटायन। अगला देखिए H प्लस कम्स फ्रॉम हेट्रोलिसिस ऑफ HX। हमने यहाँ पे CCl4 लिया था, ना कि सनलाइट नहीं लिए थे हम। अगर सनलाइट लेते तो वहाँ पे फ्री रेडिकल बनता। तो यहाँ पे हमने कोई सॉल्यूशन लिया है, कोई सॉल्वेंट लिया है, उसमें क्या बनेगा? H प्लस और X माइनस बनेगा। तो इसके हेट्रोलिसिस से हमें H प्लस मिलता है और वही जाके उस पर अटैक करता है। ठीक है। और जो CCl4 का रोल है, रोल ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए, रोल ऑफ CCl4 इज टू ब्रिंग, मतलब साथ लाना, टू ब्रिंग एल्कीन एंड H प्लस, टू ब्रिंग टुगेदर, टू ब्रिंग एल्कीन एंड H प्लस टुगेदर, उनको एक साथ लाने का काम करता है ये जो मीडियम है CCl4। ठीक है। ठीक है, हो गया। ऐसे ही आप इनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, वो इलेक्ट्रोफाइल H प्लस होता है। वो आता कहाँ से है? HX के हेट्रोलिसिस से आता है, विषम विदलन से आता है। आइए
आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा हो जाए, इसमें H प्लस HCl का एडिशन होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट ना हो करके ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, इसमें माइनस आ जाएगा, है ना, और ये CH2 प्लस आ जाएगा। तो जो इसमें का H प्लस रहेगा वो इससे जुड़ जाएगा। और दूसरा हो सकता है कि हम नीचे दिखा रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड जो है टूट के इसके पास चला जाए, तो ये बन जाएगा CH3 CH, तब इससे प्लस आ जाएगा और CH2 और यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा इसका, ठीक है। जब ये जुड़ेगा इस तरह से होगा तो इस प्लस को हम Cl माइनस दे देंगे तो बन जाएगा CH3 CH H CH2 Cl, और जब इसमें देंगे Cl जुड़ेगा तो CH3 Cl CH2H। तो इन दोनों में जो ये बनेगा, ये इसकी परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा होगा, यानी ये मोर बनेगा, अधिक बनेगा, और ये बनेगा लेस। क्यों लेस बनेगा, ये डिसाइड होगा इंटरमीडिएट से। इंटरमीडिएट, इसी को हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। यही कार्बोकैटायन, यही क्या इंटरमीडिएट है, क्योंकि जो ये वाला बना ये कम स्टेबल है, ये क्या है, लेस स्टेबल है। क्या है, लेस स्टेबल। ये क्या है, मोर स्टेबल है। ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है ना। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी है। ये देखो इसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी वाला कम स्टेबल होता है, और ये सेकेंडरी, ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है। हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में चेक किया था। तो ये हो गया। हो गया। आइए थोड़ा सा हो गया। आइए थोड़ा सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये टेम्पररी होता है। पहले तो इट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट, यानी यह एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट नहीं होता। और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस या ऐसे लिख लीजिए पूरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अकर्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आप जानते हो, जहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है उसे हम एक पाई बॉन्ड कहते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पे 2 पाई और 1 सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 पाई। तो जहाँ पे सिंगल पहला जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड हो गया, जो पहला बना वो सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो उस वाले इलेक्ट्रॉन को और उस वाले बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं, और उसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ऐसे यहाँ पे जो पहला बॉन्ड बना ये वाला, ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। दूसरा वाला जो बॉन्ड बना ये 1 पाई बन गया, 1 पाई। ये दूसरा वाला फिर बना तो 2 पाई। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जो दूसरा बॉन्ड बनता है उसे हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, पाई बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो वही है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी का डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी यही दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इधर या इधर जाते हैं, ठीक है। अब कैसे जाते हैं उसको देख लीजिए। जब ये पाई बॉन्ड है ये इधर जाएगा तो इसका मतलब इधर जाएगा कब, जब इसको अटैक करने वाला E+ होगा। कौन होगा, E+।
मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल आप जानते हो प्लस, हमने साथ में लिख दिया है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रोमेरिक मत समझिएगा, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, तो हम लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ई, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ई। हमने प्लस क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स पर प्लस होता है, उन्हें माइनस से प्यार होता है, वो माइनस की तरफ अटैक होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल है, इसको माइनस चाहिए, तो उसके लिए ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा और इधर शिफ्ट होगा, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इसी कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पर माइनस आएगा, इस पर माइनस आएगा, और इसी को माइनस चाहिए भी, तो यहाँ से बन जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया, और इस पर इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो अगर प्लस अटैक किया तो इसको कहते हैं प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मतलब प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब क्या होगा? अगर ये है C डबल बॉन्ड O है, अब इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि जो ये पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये किधर शिफ्ट होंगे? ये ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसी की तरफ है। ये ऑक्सीजन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब इस पर मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? माइनस लिख दे रहे हैं उसका। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो किस पे करेगा? इस पर। तो इस पर जब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर खिसकेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले से माइनस होते हैं, इनको प्लस चाहिए, तो प्लस कब आएगा? जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, दूर की तरफ शिफ्ट होगा। देखो इधर से अटैक हो रहा है, पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या था? जिधर से अटैक हो रहा था पाई बॉन्ड उधर ही देखो शिफ्ट हो रहा है। देखो पाई बॉन्ड उधर ही शिफ्ट हो रहा था जिधर से अटैक हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? जिधर से अटैक हो रहा है उसके अगेंस्ट, उसके दूसरी तरफ जो है पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे प्लस चाहिए, तो प्लस आएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और ये O माइनस बन जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो माइनस, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो प्लस, ठीक है। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो प्लस ई, है ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो प्लस ई, और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो माइनस ई होता है। हो गया? आइए एक और इसमें देख लेते हैं। ये टेम्प्रोरी होता है, इसको याद रखिए, टेम्प्रोरी, यानी जब न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल आते हैं तभी ये इफेक्ट देखा जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा इफेक्ट रहे। जैसे जो HCl है, HCl में इस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हमेशा के लिए रहता है, परमानेंट रहता है, परमानेंट रहेगा, है ना। इस पर आंशिक रूप से निगेटिव, आंशिक रूप से प्लस भी हमेशा रहेगा, परमानेंट। इसको हम लोग आई इफेक्ट कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, जो आगे देखेंगे। तो ये परमानेंट होता है, जबकि वो वाला क्या होता है? टेम्प्रोरी होता है, यानी जब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएंगे तभी ऐसा होगा। एक अगला है एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें ये मेथिल है, CH3 है ना, मेथिल मतलब CH3 अटैच है, ये सिंगल बॉन्ड CH2 है, इसमें हम लोग HCl का एडिशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसका एडिशन कैसे होगा? पहले ये बताइए, हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है कि H प्लस और Cl माइनस में से जो माइनस होगा उस माइनस को हमें उस कार्बन को देना है जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। तो इन दोनों कार्बन एटम्स को अगर ध्यान से देखें तो मिनिमम यानी सबसे कम हाइड्रोजन इसके पास है, इसको हम लोग Cl दे देंगे।
ये Cl दे दिए और बचे हुए को हाइड्रोजन दे देंगे दूसरे वाले को। ठीक है, ये तो हमारा मार्कोनी का रूल कहता है। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें कुछ और समझ में आएगा। हम मैग्नीशियम को बताने के लिए इस एग्जाम्पल को लिए हैं। चलिए, इस पर हम लोग H+ का अटैक करा रहे हैं। ठीक है, तो H+ कहाँ अटैक करेगा, कहाँ करेगा, H+ किस पे अटैक करेगा। अब ध्यान से देखो, ये जो मेथिल है, मेथिल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देना। तो इलेक्ट्रॉन देंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन, ये शिफ्ट होगा किधर, इधर, है ना, इधर शिफ्ट होगा ना, धक्का देंगे ये लोग, इलेक्ट्रॉन दे रहे तो ये धक्का देंगे इधर, तो यहाँ से H+ इधर आके अटैक कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, Me C, इस पे प्लस आ जाएगा और ये CH2 और हाइड्रोजन इस पे अटैक करके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये तो बना। अब एक चीज़ बताइए कि क्या ये सही है, या अगर इसके बारे में हम बोलें क्या ये सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है इस कंडीशन में? नहीं, क्योंकि ये सेकेंडरी है। देखो, एक कार्बन इधर से, कार्बन इधर से, अगर आप यहाँ से देखो, अगर ये टूट के आके यहाँ जुड़ जाए, यानी रीअरेंजमेंट हो जाए, क्या हो जाए, मेथिल मेथिल, और ये टूट कर इसके पास चला जाए और ये आपका CH2 CH3 हो गया। ठीक है, तो ये प्लस इस पे आ जाएगा, ये टूट करके ऐसे टूट करके इस पे चला जाके इस पे जुड़ जाए। तो हमने बताया था कि कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल करने के लिए रीअरेंजमेंट कर लेता है, बॉन्ड टूट के उसके पास चला गया। अब ये देखो क्या हो गया, ये टर्सरी हो गया, ये यहाँ पे सेकेंडरी था, यहाँ पे क्या हो गया, टर्सरी हो गया। अब इसमें एडिशन हो जाएगा Cl- का, तो बन जाएगा, क्योंकि ये सबसे स्टेबल संरचना है, सबसे स्टेबल संरचना है। यहाँ पे Cl आके जुड़ जाएगा, ये Me था, ये CH3, समझ रहे आप। तो अगर इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो जो हमारा मार्कोनी का रूल है वो फेल हो रहा है, तो इसीलिए हमने जनरली लिखा था। तो जनरली मीन्स अगर कार्बोकैटायंस में अगर ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि वो खुद को रीअरेंज करके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा ले, तो पहले आप उसको रीअरेंज करिए इस तरह से, उसके बाद आप ऐड करिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कि कहाँ पे रीअरेंज करना है। तो आप समझ जाइए कि प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल टर्सरी, तो यहाँ पे सेकेंडरी बना। यहाँ पे कंडीशन आपको बगल में दिख रही है, अगर टूट के यहाँ चला गया तो टर्सरी बन जाएगा। अगर यही चीज़ इसके बाद होता, यहाँ पे एक बीच में कार्बन होता, यानी यहाँ पे एक CH2 होता, तो यह रीअरेंजमेंट नहीं होता, यह रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्योंकि देखिए, अगर ये मेथिल है, ये मेथिल है, ये मेथिल है, ये CH, ये CH2, CH+, CH3, ये अगर होता, अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेकेंडरी है, यहाँ से टूट के इसके पास आएगा तब भी वो सेकेंडरी ही बनेगा। यहाँ से अगर H टूट के यहाँ जाएगा तब भी सेकेंडरी बनेगा, इसके पास दो ही हाइड्रोजन, दो ही कार्बन रहेंगे, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल कहाँ है? जहाँ पे उस कार्बन के ऊपर का जो प्लस चार्ज है, यानी जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, वह टर्सरी में बदल जाए। तो जस्ट बगल से मेथिल के शिफ्टिंग की वजह से ये चेंज हो जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं बच्चों। ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी थी, हमें तो समझ में आ रहा है, बाकी आप बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला मैग्नीशियम था, एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ एल्कीन विद अदर आइए अब एल्कीन का ही एडिशन दूसरे कंडीशन में। ठीक है, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? अगर आपका कोई सॉल्वेंट होगा तो ठीक है, अगर यहीं पे कह दे आपसे, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। एंटी माने विपरीत। कब? इसको हम लोग कहते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट।
यानी पेरोक्साइड का प्रभाव क्या होता है। सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, यानी आपकी एल्कीन भी सेम रहेगी और जो एडिशन होने वाला है HBr वो भी या HCl वो भी सेम रहेगा, लेकिन यहीं पे आपको पर ऑक्साइड लिख दिया जाएगा। जहाँ पे हमने CCl4 लिखा था वहीं पे पर ऑक्साइड आ जाएगा, तो कंडीशन आपकी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो पर ऑक्साइड अगर लिख दिया गया है तो आप समझ जाइएगा, ठीक है, क्या होने वाला है। तो ये कंडीशन बदल जाती है, उस दशा में आपको यहाँ पे उल्टा चलना पड़ता है, यानी जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन उसको जो है उसको माइनस और जिसके पास कम हाइड्रोजन उसको प्लस। तो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन उसको माइनस और जिसके पास कम हाइड्रोजन उसको प्लस। ठीक है, ये समझ में हो गया। ठीक है, ये HBr कर लीजिए, सॉरी ये HBr कर लीजिए। आइए ऐसा क्यों होता है उसको देखते हैं। तो जो पेरोक्साइड हमारा होता है वो होता है, बड़ा लंबा फार्मूला है ये। जो पेरोक्साइड होता है इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल हम आपके नॉलेज के आधार पर बता रहे हैं, हमें भी याद नहीं है। तो जो पेरोक्साइड होता है ये हमारा है, ये बहुत ही अनस्टेबल सिस्टम है। क्या है? अनस्टेबल। और इसको हमने CCl4 की जगह पेरोक्साइड डाला है। तो पेरोक्साइड जो काम करता था वहाँ पे CCl4 वो काम इसको करना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो पेरोक्साइड क्या होता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। अब देखो यहाँ से ये सेम है, यहाँ से ये, जिन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो उसे पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये टूट जाएंगे अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, और यहाँ से आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दो। देखो एक ये तो हम दो लिख रहे हैं, 2 C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, तो जो ये रेडिकल है ये फिर से जो ये वाला बॉन्ड है इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा C6H5 बेंजीन रेडिकल प्लस ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों, क्योंकि ये क्या बनेगा, यहाँ से आपको बनेगा C डबल बॉन्ड O रेडिकल और सिंगल बॉन्ड O रेडिकल। तो ये जो है दोनों आपस में रेडिकल जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा CO2। तो ये CO2 बन गया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे CO2 गैस निकलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब रहती है। यहाँ पे बेंजीन रेडिकल बना, क्या बना, बेंजीन रेडिकल। तो जो बेंजीन रेडिकल है, बेंजीन रेडिकल हमारे इस HBr रेडिकल को होमोलिसिस कर देगा। तो यहाँ से हमारा H रेडिकल बनेगा, क्या बनेगा, H रेडिकल बनेगा, जो इसके साथ जुड़ करके बेंजीन बन जाएगा और Br रेडिकल बन जाएगा। अब Br रेडिकल जो है जाके इस पर अटैक करेगा। Br रेडिकल कहाँ अटैक करेगा, तो पहले ध्यान से देखिए Br रेडिकल कहाँ अटैक करेगा। आप देख लीजिए कि पाई बॉन्ड किधर जाएगा, पाई बॉन्ड इधर धक्का मिल रहा है तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, सही है, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ना, नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल वाली कंडीशन आ गई है। कौन सी कंडीशन आ गई है, फ्री रेडिकल। तो इस बॉन्ड का अब होमोलिसिस होगा, तो एक ये लेंगे एक वो लेंगे, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं CH3 CH2, इसका होमोलिसिस होगा, एक ये ले लेंगे और दूसरा वाला ये ले लेंगे। इसका Br की कंडीशन में होमोलिसिस होगा तो बन जाएगा CH3 CH। अब Br किसको देंगे हम, Br देखो, अगर हम एक बार यहाँ पे दे दे रहे हैं इसको Br और यहाँ पे CH2 रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि ये रेडिकल आगे इस पे जुड़ेगा ना, इस पे, तो इसको दे दिए, और दूसरा दे दिए CH3 CH, ये रेडिकल बन जाए, और ये CH2 Br ये रेडिकल बन जाए। ठीक है, यानी एक बार Br इससे इस रेडिकल से, क्योंकि यहाँ से जो रेडिकल बनेगा वो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो एक बार Br इससे जुड़े, एक बार इससे जुड़े, तो आपको बताइए इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी रेडिकल है। देखिए सेकेंडरी रेडिकल इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल। इसके पास एक ही कार्बन जुड़ा है, इसके पास 2 कार्बन, इसलिए ये वाला हमारा क्या स्टेबल है, इसलिए ये वाला बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, ये वाला नहीं बनेगा, समझ रहे हैं आप।
ये वाला नहीं बनेगा। अब इस रेडिकल को आप वो क्या नाम है आपका H मिल जाएगा, H रेडिकल, तो बन जाएगा CH3 CH और CH2Br। देखिए आपका ये वाला, ठीक है, ये Br, ठीक है, समझ में आया। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये कौन सी रिएक्शन देने लगता है, ठीक है, हो गया। तो याद रखिएगा, तो अगर पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये दूसरी रिएक्शन शो करने लगता है, फ्री रेडिकल की। आइए जल्दी लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं एडिशन ऑफ एल्कीन्स एंड HX या HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड shows free radical mechanism because of that anti-Marconic of rule occurs। या ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी हम एक लिख ले रहे हैं, उसके बेसिस पे सब समझ जाएंगे हम लोग। अगर हमारा ये एल्कीन है, बढ़िया समझ लीजिए, हम लोग HBr का एडिशन कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, CCl4 किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, ठीक है, किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो होगा वो बनेगा, हमें माइनस वाले को हमें कम हाइड्रोजन वाले को देना है, प्लस वाले को ज़्यादा हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे ये क्या क्या रिएक्शन शो कर रही हैं। पहली बात जो अटैकिंग है, अटैकिंग यहाँ पे किसने अटैक किया है, H+ ने अटैक किया। दूसरा कौन सी मैकेनिज्म है, आयनिक मैकेनिज्म है, आयनिक मैकेनिज्म मतलब आयंस बने हैं इसमें, है ना। और मार्कोनी का ऑफ रूल लगा है, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा तब भी जो है HBr का एडिशन तो होगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें ध्यान देनी है वो क्या, कि यहाँ पे अब की बार एंटी मार्कोनी का ऑफ रूल लगेगा, यानी ज़्यादा वाले को क्या देना है, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिसने अटैक किया, अटैकिंग एजेंट क्या है, ये रेडिकल है या ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, यहाँ पे हम रेडिकल लिख दे रहे हैं, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल है। मैकेनिज्म कौन सी है, रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आयनिक नहीं है, इसमें फ्री रेडिकल बने, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ये कौन सी मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से, समझ में आ गया। हम इंक डाल लेते हैं, आप तब तक समझ लीजिए बढ़िया से क्या हो रहा है। ठीक है, आइए हम अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, तो एंटी, ये तो एल्कीन का एडिशन हो गया। एल्कीन में एडिशन कैसे कैसे होता है, तो एक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और एक किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में आयनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अगला है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है।
हमें अल्कोहल का निर्जलीकरण करना है, यानी अल्कोहल से जल निकालना। हमें अल्कोहल दिया रहेगा, उसमें से हमें जल निकालना है। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम रूल के हिसाब से देख लेते हैं क्या आपको फटाफट करना है। अगर आपके पास ये कोई अल्कोहल है, ठीक है, और अल्कोहल को जब आप सांद्र H2SO4 के साथ हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो आपको जहाँ पे OH लगा होगा उसे कहेंगे अल्फ़ा। जिस कार्बन से OH लगा होगा उसको अल्फ़ा, और ये कार्बन, अल्फ़ा वाला कार्बन जिन दोनों से जुड़ा होगा कार्बन बगल वालों से, उसे बीटा, और इसके हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन, और इसके हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम अगर लिख दें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन केवल एक है। यहाँ पे अगर हम लिख दें कि बीटा हाइड्रोजन कितना है, तो आप समझ जाइए कि बीटा हाइड्रोजन 3 और 3 6 हैं। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं यहीं पे फटना, CH3 CH2 CH2 CCl CH CH3 CH3, यहाँ पे OH, ये आपका हमारा है H। ठीक है, तो जो, या इसको CH लिख देते हैं, सॉरी ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे जो कार्बन के साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है उसे हम लोग कहेंगे अल्फ़ा कार्बन, इसके बगल वाले को बीटा, तो ये बीटा हो गया, इधर से ये बीटा हो गया। फिर इसके जस्ट बगल वाले को गामा, तो ये गामा हो गया, इधर से ये गामा हो गया, इधर से ये गामा हो गया। ठीक है, इसके बाद गामा के बाद डेल्टा। तो हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फ़ा जो कार्बन अल्फ़ा है उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, एक। ऐसे बीटा हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, बीटा हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3। ऐसे गामा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 गामा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 2 8 हैं। ठीक है, तो ये आपको अल्फ़ा बीटा गामा हाइड्रोजन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम मिटा दे रहे हैं। तो ये अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया। तो आपको करना क्या है, अल्फ़ा से OH निकालना है और बीटा से H निकालना है, जल बना के निकाल देना है। ठीक है, अल्फ़ा से OH CH3 CH, अल्फ़ा से OH निकलेगा, है ना, OH निकलेगा, क्या निकलेगा, OH किस रूप में निकलेगा, OH माइनस के रूप में निकलेगा। तो यहाँ पे क्या छोड़ेगा, प्लस, यहाँ से आपको H प्लस निकालना है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको माइनस। तो ये प्लस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा आपका एल्कीन। ठीक है, और प्लस जल। ये आपको अल्फ़ा से OH और बीटा से H निकालना है। ठीक है, फटाफट, ये CH3 CH, ध्यान दीजिएगा, फटाफट लगाइएगा सवाल क्या कह रहे हैं इनका। अभी हम इसको मैग्नीशियम के हिसाब से भी देखेंगे। H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, अब ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा। तो अल्फ़ा से H निकालना है, अल्फ़ा से OH और बीटा से H। तो यहाँ पे 2 बीटा है, ये वाला बीटा निकलेगा तो क्या होगा, ये वाला बीटा निकलेगा तो क्या होगा। तो हम दोनों निकाल दे रहे हैं। तो जब इसका बीटा निकालोगे तो ये CH2 बनेगा, क्योंकि एक H निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये OH निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल जाएगा और बाकी इधर वाला ऐसे बचा रहेगा। ठीक है, एक ये एल्कीन बना। दूसरा, अगर इस बीटा को निकालेंगे तो ये CH3 ऐसे रहेगा पहले से, और ये CH, यहाँ से इसका OH निकला, इसके बगल वाले बीटा से H निकलेगा, तो एक H निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH बचेगा, CH3। इन दोनों में से जो ये है ये मोर बनेगा, ये बहुत ज़्यादा बनेगा, है ना, ये वेरी लेस अमाउंट बनेगा। ठीक है, जो ये वाला है ये बहुत कम बनेगा, ये बहुत ज़्यादा बनेगा, ये बहुत ज़्यादा बनेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा, ये बहुत कम मात्रा में बनेगा, है ना, ये बहुत कम मात्रा में एल्कीन बनेगी और ये बहुत ज़्यादा बनेगी। इसलिए अब इसके अकॉर्डिंग एक रूल है जिसको हमें लिख लेना है, यानी ये मेजर प्रोडक्ट है। ये क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा यही बनेगा। अब इसको मैग्नीशियम देख लीजिए, जल्दी से मैग्नीशियम देख लेते हैं, उसके बेस पे हम लोग आगे की चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, या इसको एक लाइन के
लाइन में लिख लीजिए, व्हेन alcohol is heated with concentrated H2SO4, then डिहाइड्रेशन माने वाटर होता है, डिहाइड्रेशन अकर्स या टेक्स प्लेस, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस यानी वाटर निकलता है। ठीक है, कैसे निकलता है? दिस इज नोन एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन, मतलब अल्फा बीटा, अल्फा से OH माइनस और बीटा से H प्लस निकलता है ना। एंड एल्कीन, जो एल्कीन बनती है, एल्कीन एंड फॉर्म्ड एल्कीन इज डिसाइडेड बाय सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल माने सेटजेफ रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू which H plus eliminates from that carbon atom which has less हाइड्रोजन, यानी जो हाइड्रोजन निकलेगा वो उस कार्बन से निकलेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। यानी इस नियम को हम कह सकते हैं गरीब को और गरीब बनाने वाला नियम। इसको लिख दीजिए यहीं पे, गरीब को और गरीब बनाना। सर्जप का नियम क्या कहता है? अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी H प्लस के, यानी कोई एसिडिक मीडियम में अगर हो रहा है, तो वहाँ से वाटर निकलेगा। वाटर कैसे निकलेगा? जहाँ से OH निकलेगा उसके बगल वाले कार्बन से H प्लस निकलेगा, लेकिन वो H प्लस उस कार्बन से निकलेगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होगा। यानी उसके पास पहले से हाइड्रोजन कम है और गरीब पहले से है, तो उसको और गरीब बना दो, जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो भी ले लो। और इसको हम लोग मैग्नीशियम में भी देखेंगे ध्यान से। चलिए आइए देखते हैं, हो गया। आइए, तो गरीब को गरीब बनाने वाला नियम यही सर्जेफ नियम है। देखिए, ये CH3 है, CH2 है, CH है, OH है, CH, Cl या CH, CH3 आपको ऐसे ही एसिडिक मीडियम में दे दिया जाएगा, तब भी आप समझ जाइए कि एल्कोहल है। एल्कोहल को अगर आप एसिडिक मीडियम में डाल दोगे तो अपने आप वहाँ से जल निकल जाएगा। एसिडिक मीडियम मतलब H प्लस, मतलब एसिडिक मीडियम में डाल दिया, ठीक है। H प्लस मीन्स या तो एसिड लिख दिया जाएगा एसिडिक मीडियम, या H प्लस लिख दिया जाएगा, या कंसनट्रेटेड H2SO4 लिख दिया जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है, डिहाइड्रेशन यानी जल निकलने वाला है। तो जो हमारा सर्जेफ का नियम कहता है, आप तो समझ रहे हैं कि हमारा ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गए, ये बीटा साहब हो गए। तो इनके पास दो बीटा हैं, यहाँ से H निकले या यहाँ से H निकले, ठीक है। या तो यहाँ से H निकले या तो यहाँ से H निकले। अब ये तो बेचारे पहले से गरीब है, इनके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इनके पास कोई हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो ये बेचारे कहाँ से निकालेंगे हाइड्रोजन, समझ रहे हैं ना। ये अब हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, इनको एक हाइड्रोजन दे ही देते हैं, एक हाइड्रोजन दे देते हैं, ठीक है। अब इनके पास एक हाइड्रोजन है, इनके पास दो हाइड्रोजन है, तो ये पहले से गरीब है इनसे, क्योंकि इनके पास एक ही है। तो जो सर्जेफ रूल कहता है कि वह हाइड्रोजन उस बीटा वाले से निकलेगा जिसके पास कम से कम होगा।
तो यानी जिसके पास गरीब है उसको और गरीब बना दो, यानी इनका H ले लो और इनका OH ले लो, तो बन जाएगा आपका क्या, CH3 CH2 CH, और ये हाइड्रोजन निकल गया, ये OH निकल गया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और ये CH3 और ये CH3, तो ये आपकी एल्कीन बन गई। ठीक है, ठीक है। अब इसको मैग्नीशियम में देख लेते हैं हम लोग कि इसका मैग्नीशियम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है। ठीक है, आइए तो जो हमारा CH3 CH2OH ठीक है, तो जो हमारा H प्लस आके अटैक करेगा, जब इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा, तो जो हमारा H प्लस वो आके अटैक करता है इस OH माइनस वाले पे, इस OH माइनस पे अटैक करता है, समझ रहे हैं आप, इस OH माइनस पे अटैक करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे हम। तो यहाँ से बनेगा क्या, CH3 CH2 CH, ये OH2 हो जाएगा, 2 H हो जाएंगे ना, और इस पर एक क्या आ जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा CH3 CH3। अब ये इस बॉन्ड को ले करके ये टूट करके चला जाएगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH, इस पर प्लस आ जाएगा, और ये CH ये CH3, इसको हमने ऊपर से नीचे लिख लिया, और ये CH3 और प्लस जल बन जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए ये कार्बोकैटायन जो बना वो सेकेंडरी है, अगर ये यहाँ पहुँच जाता तो टर्सरी बन जाता, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे अगर पहुँच जाता वो टर्सरी बन जाता। कैसे, ये जो H है, ये जो H है, ये H टूट करके आके इससे जुड़ जाए, तो यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कार्बोकैटायन अपना रीअरेंजमेंट करेगा, तो क्या बन जाएगा CH3, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी है, कम स्टेबल है, यहाँ पहुँच जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, CH3 CH2, ये H टूट करके इसको मिल जाएगा, तो बन जाएगा CH2, और ये प्लस इसके पास चला जाएगा C प्लस, और नीचे CH3 और CH3। अब देखो ये टर्सरी बन गया, 1 2 3 थे, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब यहाँ से H माइनस निकल जाएगा, ठीक है, H माइनस निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H माइनस निकल जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि कार्बोकैटायन अपने में से हाइड्राइड H माइनस निकाल देता है, तो ये निकाल देगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और डबल बॉन्ड CH3 CH3। ठीक है, ये इसकी मैग्नीशियम थी कि ये कैसे होता है। आप लिख लीजिए, इसका हाइड्राइड निकलता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, -H निकल रहा है, -H प्लस निकल रहा है। ठीक है, तो वो जाके हाइड्राइड, सॉरी, हाँ नहीं H प्लस निकलता है। ठीक है, क्योंकि जो अम्ल लगा था वो बाद में हमें यहाँ पे अम्ल H प्लस लगा था ना, ये देखिए, तो ये निकल गया। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे एक चीज़ समझ आइए, आप इसको मिटा रहे हैं, तो इसको मिटा रहे हैं, तो जो हमारा जल बना था यहाँ पे, जल, तो जल में जो H था वो H इनका नहीं था, इसका H नहीं था, जो हमने हटाया ये H नहीं था, वो बल्कि किसका H था, वो अम्ल वाला H था। जो जल में हमारा H है वो ये वाला अम्ल वाला H है, क्योंकि देखो ये अटैक किया, ये जल बना है, ये वाला H तो लगा ही नहीं है, ये बाद में निकला है। ठीक है, ये आप इसको याद रखिएगा बढ़िया से। हो गया, बच्चों बची हुई चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम लोग बहुत ही अच्छी चीज़ टॉपिक शुरू करेंगे, एसिड बेस कि एसिड बेस क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे उन्हें। धन्यवाद।